Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of November 2020. तो 1 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट वी हैव स्टार्टेड दिस सीसैट सीरीज नाउ. सीसैट कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है. इस साल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सीसैट में 33% क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं ला पाए, है ना. इनफैक्ट रिजल्ट आया, मेरा खुद का एक फ्रेंड है हु वॉज गेटिंग 106 मार्क्स इन पेपर 1. He got only 60 or 58 or 59 marks in paper 2. So इस तरह की चीज़ें हैं. So we in order to stop that, okay, so I have contacted जो कि best person for the job है, and they will be taking your classes. जो टीचर है she will be taking the classes from 18th of November. आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी. सिंस मेरा कमांड इतना ज़्यादा नहीं है सेक्शन में, therefore I will not be taking. मैं अगर क्लास लूँगा तो आपका नुकसान ही करूँगा, इसलिए मैं नहीं लूँगा क्लास. The best person will be taking the classes and at the minimum cost. बहुत कम कॉस्ट रहेगी. जितना भी आप देते हैं, बड़े बड़े कोचिंग्स आपसे लेते हैं, दे जस्ट फीस तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट उसके एवज में आपको कंटेंट उतना अच्छा नहीं देता है. हमारा एम है कि आपको मिनिमम कॉस्ट में, ताकि सब ज्वाइन भी कर सकें और आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है ना. सो दैट इज आर थिंकिंग फ्रॉम आर साइड, ठीक है. सो लेट्स सी कि एक और चीज़ बता दो कि तभी जो कॉस्ट है दिवाली के पहले अगर आप ज्वाइन करते हो, सो यू विल बी एट द बेनिफिट, क्योंकि अभी जो है इसमें दिवाली ऑफर हमने लगाया हुआ है. सो यू विल बी एट द बेनिफिट. आफ्टर दैट द कॉस्ट माइट इंक्रीज. तो दिवाली के पहले अगर आप ज्वाइन करेंगे, सो यू विल बी एट द बेनिफिट. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस टुडेज. क्वेश्चन देखते हैं पहले. सबसे पहले तो आज के क्वेश्चन देखते हैं जिनका आंसर आपको करना है. पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट द ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड. इनमें से कौन से केस में जो अपॉइंट करने की पावर है वो जज को प्रेसिडेंट के पास है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे. पहला स्टेटमेंट है व्हेन देयर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ द हाई कोर्ट. दूसरा है व्हेन देयर आर एरियर्स ऑफ वर्क इन द हाई कोर्ट. इनमें से कौन से केस में प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जज ऑफ द हाई कोर्ट. तो एडिशनल जज इनमें से कौन से केस में करता है टेम्पररी पीरियड. सो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों केसेस में कर सकता है. दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ पंचायत कोर्ट्स विच ट्राई पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. इनमें से कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं, पंचायत कोर्ट्स हैं जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस को देखते हैं. पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत. इनमें से कौन कौन से हैं. 1 2 3 4 चारों ही मैकेनिज्म्स हैं जो कि देखते हैं सिविल क्रिमिनल केसेस, पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इंडिया में. तीसरा सवाल है नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. इनमें से कौन से एक्ट के अंतर्गत आई थी. लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1958, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1967, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 या लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1990. तो इनमें से कौन सा था. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1987 वाला. तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987. चौथा जो क्वेश्चन है वो है हु इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी अ शेड्यूल्ड एरिया. इनमें से किसको पावर रहती है कि किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दे. तो ऑप्शन आर ए प्रेसिडेंट, बी पार्लियामेंट, सी गवर्नर या डी स्टेट लेजिस्लेचर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए प्रेसिडेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर एन एरिया एज द शेड्यूल्ड एरिया. सो आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न फ्रॉम दीज. आपको समझ में आया होगा. अब जो आज का मैप है बेसिकली वो हमने लिया है अजरबैजान वाले रीजन को. अजरबैजान रीजन को हमने मैप के रूप में लिया है. काफी इंपॉर्टेंट मैप है ये. तो ऊपर सबसे ऊपर आपको अजरबैजान दिख रहा होगा. उसकी जो नदर्न मोस्ट बाउंड्री है वो रशिया के साथ है, रशिया के साथ दिख रही है ना. फिर उसके बगल में देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जॉर्जिया दिख रहा होगा, जॉर्जिया है. और जो अजरबैजान के रीजन के अंदर का जो रीजन है वो है ग्रेटर कॉकेसस. ग्रेटर कॉकेसस आपको दिख रहा होगा. तो ये अजरबैजान के अंदर आता है ग्रेटर कॉकेसस. और जो इसका आपका वेस्टर्न साइड है उसको लेसर कॉकेसस बोलते हैं. देखो लेसर कॉकेसस में ही आपका नगोर्नो काराबाख रीजन भी है. देखो उसके नीचे जस्ट नगोर्नो काराबाख रीजन. अब ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है ना, यही रीजन है जो एरिया ऑफ डिस्प्यूट बना हुआ है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. तो ये नगोर्नो काराबाख जो रीजन है यही आपका रीजन ऑफ डिस्प्यूट है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये अजरबैजान के अंदर आता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन पॉपुलेशन है. क्योंकि सिंस बॉर्डर एरिया है, देखो बगल में आपको आर्मेनिया भी दिख रहा होगा, आर्मेनिया के साथ बॉर्डर में है ये. तो लेसर कॉकेसस, नगोर्नो काराबाख, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन है और जो एरिया है वो अजरबैजान के अंतर्गत आता है, ठीक है. तो ये भी आपको याद रखना है. यहाँ पे रिवर देखो, कूरा नाम की रिवर दिख रही होगी. कूरा रिवर दिख रहा है आपको ब्लू में, तो ये कूरा रिवर है. और यहाँ पे देखो
अजरबैजान का एक एक्सक्लेव भी है, देखो नक्शिवन सिटी जो है ना, ये अजरबैजान के अंदर का ही आता है। तो नक्शिवन जो ये है ये भी अजरबैजान के अंदर आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखते हैं क्या है इधर साइड, तो वो इधर देखो कुर्दिली, यहाँ पे कुर्दिली है, ये दिख रहा है। और इसके अलावा आपको इधर साइड दिख रहा होगा सॉरी, अजरबैजान की कैपिटल जो है बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, वो आपको दिख रहा होगा। ऊपर वाटर बॉडी में कैस्पियन सी दिख रहा है, कैस्पियन सी को भी टच करता है, ये भी याद रखिएगा, कैस्पियन सी को ये टच करता है, ठीक है ना। सिटीज में ऊपर देखो नबरन एक सिटी है, कौसर एक सिटी है, कूबा एक सिटी, कूबा इज सिटी, और शिमाखा भी आपको सिटी दिख रही होगी। और मिंजे सेविर रिजर्वायर, ये देखो बीच में लिख रहा है ये मिंजे सेविर रिजर्वायर, ये भी यहाँ पर है। कूरा नाम का रिवर मैंने आपको बता ही दिया। नक्शिवन बता दिया आपको, अजरबैजान के अंदर है। और नीचे देखो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ना नीचे बॉर्डर शेयर, तो ये भी आपको याद रखना है। और गोबुस्तान भी इसके अंदर आता है। ऊपर रशिया जॉर्जिया हो गया, इधर साइड अर्मेनिया हो गया, देन इधर आपका ईरान हो गया, और इधर आपका फिर वाटर बॉडी आ जाता है, ठीक है, कैस्पियन सी के साथ ही करता है। तो ये आपको मैप ऑफ द डे में आई होप याद रहेगा। दिस इज समथिंग वर्थ रिमेंबरिंग, आप इसको याद रखिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक न्यूज आई थी जो कि आज हिंदू में नहीं है, वो मैं बता दूं, ट्रांसलोकेशन ऑफ कोरल कॉलोनीज। तो कोरल कॉलोनीज का ट्रांसलोकेशन है, कौन करेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएंगे वेयर इज दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी, कहां पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी? 18 कोरल कॉलोनीज है जिनका मुंबई they will be translated from the coast of Mumbai for the Mumbai Coastal Road Project। तो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के कारण वो 18 कॉलोनीज कोरल्स की हैं जिनको कि वहां से ट्रांसलोकेट किया जाएगा, ट्रांसलोकेशन विल बी डन, ठीक है ना। कोरल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कोरल ब्लीचिंग की प्रॉब्लम है, ये आपको पता होना चाहिए। कोरल ब्लीचिंग जो है टेम्परेचर इंक्रीज से भी हो सकता है, जब उसके अंदर का जूजैंथले जो होता है ना, जूजैंथले जब उसको छोड़ के चला जाता है तो कोरल्स अपना कलर लूज कर देते हैं। दिस इज एक्चुअली द ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स। कोरल्स को ब्लीच करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो कलरिंग एलिमेंट है, जो जूजैंथले है, वो उसको लीव कर दे, छोड़ दे, और छोड़ करके जब चला जाएगा तो दैट विल बी द कोरल ब्लीचिंग। द ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर का गत भी आता है। क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड में ये लोकेटेड है, याद रखिएगा लोकेशन जो इनकी क्वींसलैंड में है। और टेम्परेचर इंक्रीज अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज के कारण बैरियर रीफ बहुत ज्यादा ब्लीच हो चुकी थी और डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब यहां पे देखो बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। सो इट इज अ मेथड टू रीस्टोर कोरल रीफ्स यूजिंग बायोरॉक और मिनरल एक्रीशन। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी अगर आपसे कोई पूछता है तो याद रखिएगा, इट इज अ मेथड टू रिस्टोर द कोरल रीफ्स, मेथड टू रिस्टोर द कोरल रीफ्स यूजिंग बायोरॉक और मिनरल एक्रीशन। या तो बायोरॉक का यूज करके या मिनरल एक्रीशन का यूज करके आप अगर रिस्टोर करते हो कोरल रीफ्स को, तो वो बायोरॉक टेक्नोलॉजी कहलाती है। अंडर दिस लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू सी वाटर इज अप्लाइड। लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई किया जाता है सी वाटर में, विच कॉजेज द डिजॉल्व्ड मिनरल्स टू क्रिस्टलाइज ऑन स्ट्रक्चर्स। ओके, तो डिजॉल्व्ड मिनरल्स को, जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, दे विल बी क्रिस्टलाइज्ड ऑन द, दे विल बी डिजॉल्व मिनरल्स टू क्रिस्टलाइज ऑन द स्ट्रक्चर्स, तो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। ग्रोइंग इनटू अ व्हाइट लाइमस्टोन CaCO3 सिमिलर टू दैट व्हिच नेचुरली मेक्स अप द कोरल रीफ्स। फिर यहां से कोरल रीफ्स बनती है बायोरॉक के मेथड से, ठीक है ना। कोरल ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हुआ? कोरल ट्रांसलोकेशन मींस द ट्रांसलोकेशन ऑफ कोरल्स इज एट अ नेसेंट स्टेज ड्यूरिंग दिस टाइम। इंडियन कोस्टलाइन में भी नेसेंट स्टेज पे ही है। इट इज डिफिकल्ट एंड हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया। ट्रांसलोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है और काफी डिफिकल्ट चीज है, ठीक है ना, काफी डिफिकल्ट चीज है, तो ये भी याद रखिएगा। ट्रांसप्लांटेड कोरल्स आर मोर ससेप्टिबल टू स्टॉर्म सर्जेस। जो ट्रांसप्लांट होने के बाद कोरल्स रहता है वो अपनी नेचुरल इंटीग्रिटी को से वीक हो जाता है और उसके साथ बहुत आसानी से फिर वो ब्लीच हो जाता है। वार्मिंग वाटर का काफी ज्यादा उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये आपको दिख रहा होगा 11 स्पीशीज ऑफ कोरल्स इन मुंबई। तो ये कुछ स्पीशीज हैं। और कोरल्स भी दो तरीके के होते हैं। आपके लिए मैं एक और चीज बता दूं, हार्ड कोरल भी होता है और सॉफ्ट कोरल भी होता है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द हार्ड कोरल्स एंड द सॉफ्ट कोरल्स। अगर आप बता सकें तो दैट विल बी वेरी गुड। दूसरी जो न्यूज है वो है मर्जर ऑफ स्कूल्स इन उड़ीसा। उड़ीसा के स्कूल्स जो है लगभग 8000 स्कूल्स हैं 15 डिस्ट्रिक्ट में, जिनमें 20 से कम एनरोलमेंट है। देयर इज एनरोलमेंट लेस देन 20। उनको मर्ज करने की बात की जा रही है अंडर द 7E प्रोजेक्ट। 7E यानी कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। 7E प्रोजेक्ट जो है वो नीति आयोग का प्रोजेक्ट है। नीति आयोग का प्रोजेक्ट है, नाम क्या है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, ठीक है ना।
तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो स्कूल्स एजुकेशन है उसको रिकंसोलिडेट करने की जरूरत है, उसको रेशनलाइज करने की जरूरत है। कोई मतलब नहीं कि ऐसे 20,000 स्कूल खुले हुए हैं लेकिन सब में एक एक बच्चा पढ़ रहा है ना। तो यही वाली बात है कि इस तरीके की जो चीज है कि कम एनरोलमेंट है तो वहां पर उनको मर्ज करके अपन एक बना सकते हैं। तो साथ ही प्रोजेक्ट जो है बेसिकली उसी के लिए है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज योर 7E प्रोजेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं आज के न्यूज़पेपर में, पीएम स्लैम्स पॉलिटिक्स ऑन पुलवामा। तो प्राइम मिनिस्टर ने पुलवामा अटैक जो हुआ था उसके बाद के उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने से मना किया है। एक्चुअली 31 अक्टूबर का आप सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कम्मेमोरेट किया जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है जो कि केवड़िया में लोकेटेड है, ठीक है ना, गुजरात में, केवड़िया गुजरात में लोकेटेड है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल यूनिटी डे के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यही बता दूं, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो 182 मीटर 182 मीटर की हाइट है उसकी, और 8 वंडर्स बोला जाता है इसको। इट वाज एडेड इन द 8 वंडर्स बाय द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजर, एससीओ ने इसको अपने 8 वंडर्स में ऐड किया है, ठीक है ना। अगर इनकी बर्थ देखें तो 31 अक्टूबर 1875 को नांदियाड़ गुजरात में इनका बर्थ हुआ था। अचीवमेंट्स आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में बहुत सारी उसके ये प्रेसिडेंट थे, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स को हेड किया था इन्होंने, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज को हेड किया था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड किया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को हेड किया था। लिख लीजिएगा कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन तीनों को इन्होंने हेड किया था, ठीक है ना। फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 का, 1918 का खेड़ा सत्याग्रह था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। दोनों में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एंड इसके अलावा आयरन मैन ऑफ इंडिया की भी इनको उपाधि दी जा चुकी है। पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट भी इनको कहा जाता है, पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट भी। इनफैक्ट जो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया को इंटीग्रेट करने में, शाम दाम दंड भेद सब चीजें लगा करके इन्होंने इंडिया को इंटीग्रेट किया था। जो आपको 1947 के बाद का पीरियड अगर याद हो तो 565 प्रिंसली स्टेट्स में हमारा इंडिया डिवाइडेड था, उसको एक करना काफी बड़ा, काफी मेहनत टास्क था जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। एंड ही वेरी मच सक्सीडेड इन दैट, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्सन, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, पार्क इन कोलकाता टू सेट टू टर्न वेस्ट इनटू आर्ट। अब यहां पे एस्प्लैंडे बस डिपो इन द हार्ट ऑफ कोलकाता, यूजुअली बजिंग विद द नॉइस ऑफ बसेस एंड चगिंग ऑफ trams is all said to have a unique art installation made of used old tires। अब old tires, जो used old tires है उससे बना हुआ आर्ट उसको हाउस करेगा आपका एस्प्लैंडे बस डिपो, जो कि कोलकाता में है, एस्प्लैंडे बस डिपो। तो अगर आपसे ये लोकेशन पूछा जाए एस्प्लैंडे बस डिपो की कहाँ पर है, क्यों न्यूज में था रिसेंटली, तो यहाँ पे एक तरह से टायर्स म्यूजियम समझ लीजिए, टायर्स के म्यूजियम बनाए जाएंगे और अलग अलग टायर्स के ऊपर अलग अलग तरीके की इमेजेस और ये सारी चीजें आर्टिस्टिक तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो वेस्ट टू एक तरीके से वेल्थ बनाने के लिए है ये, वेस्ट इनटू वेल्थ, वेस्ट इनटू आर्ट, दोनों चीजें हो सकती हैं। वेस्ट टू वेल्थ भी होता है, वेस्ट टू आर्ट भी होता है। अब अगर वेस्ट टू आर्ट हो गया, उसके ऊपर टिकट लगा दोगे तो वेस्ट टू वेल्थ भी तो हो जाएगा, है ना। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। याद रखिएगा एस्प्लैंडे बस डिपो जो कि आपका कोलकाता में लोकेटेड है, उसका कैसे यूज किया जा रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। CJI opens country's first e-resource center in नागपुर। तो कंट्री का पहला ई रिसोर्स सेंटर अगर आपसे पूछा जाए कि कहां ओपन हुआ है तो वो हुआ है नागपुर में ओपन हुआ है। किसने ओपन किया है? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबडे along with the सुप्रीम कोर्ट जस्टिस DY चंद्रचूड़ इनॉग्रेटेड न्याय कौशल। इसका न्याय नाम क्या है? न्याय कौशल। द नेम इज न्याय कौशल विच इज द कंट्रीज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर। न्याय कौशल इज कंट्रीज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर एट द जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन नागपुर। तो जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? वो भी नागपुर में है और यहीं पर आपका न्याय कौशल इनॉग्रेट किया गया है विच इज द फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर ऑफ द कंट्री। तो नागपुर बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ऑफिसर जुडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी वहीं पर है। आपका जो न्याय कौशल जो कि कंट्रीज फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर है वो भी वहीं खोला गया है, ठीक है ना।
Now what is this? It's a virtual court. Virtual court was also launched for transport department to deal with the चालान cases. वहां पर एक virtual court भी लॉन्च की गई जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के केसेस को हैंडल करेगी. अब जस्टिस बोबडे ने कुछ चीजें बोली वहां पे, जैसे द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट केम विद द पैंडेमिक वाज एक्सेस टू जस्टिस. तो पैंडेमिक के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एक्सेस टू जस्टिस, मतलब जस्टिस लोगों से दूर होता जा रहा है. ठीक है ना. और यही मतलब है कि जो पहले जो चीजें थी जस्टिस डिलेड ये सब चीजें तो थी, अब यहाँ पे दूर भी हो गया है, डिस्टेंट भी हो गया. जस्टिस इज डिस्टेंट ऑल्सो नाउ. तो विद द एड ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स एंड ऑल, जो ये वर्चुअल कोर्ट्स ओपन की जा रही हैं ये बेसिकली लोगों के पास तक जस्टिस को पहुंचाने का एक सिस्टम है ना, ताकि लोगों को सफरिंग ना हो और किसी भी तरीके से उनको इस तरीके से परेशानी ना हो. जो ई रिसोर्स सेंटर है, इट विल प्रोवाइड द इजीएस्ट वे ऑफ फाइलिंग कोर्ट मैटर्स बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी. इट विल हेल्प सेविंग टाइम, मनी एंड अवॉइड लॉन्ग ट्रेवल्स. तो याद रखिएगा काफी चीजें में हेल्प करेगा. फाइलिंग केसेस इजी हो जाएगा. टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बहुत अपना टाइम बचा सकते हो, मनी बचा सकते हो एंड ट्रेवल्स को भी बचा सकते हो. ठीक है ना. तो ये इसके बेनिफिट्स हैं. कंट्री का पहला ई रिसोर्स सेंटर जो कि नागपुर में ओपन हुआ, इसको याद रखिएगा. आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है. तो यू कैन मूव विद मी अगेन. आर्मेनिया आस्क्स रशिया फॉर हेल्प अमिड द कराबाख फाइटिंग. तो ये मैंने ऑलरेडी आपको आज अजरबैजान वाला रीजन इसीलिए दिखाया था क्योंकि ये न्यूज में आया. तो मैंने इस तरीके से ही करेंगे अपन. अब आज अजरबैजान का रीजन लगभग कंप्लीट हो गया है, उसकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है. फिर से देख लेना ग्रेटर कॉकसस, लेसर कॉकसस क्या कैसे है ना, जो भी मैंने रिवर्स बताई हैं सब चीजें. तो बेसिकली जो आर्मेनिया है उसकी एक ट्रीटी हुई है रशिया के साथ, फ्रेंडशिप ट्रीटी. इसीलिए उन्होंने बार बार रशिया से हेल्प मांगने के लिए बोला है. रशिया से उन्होंने कहा कि नाउ यू शुड हेल्प अस. वहीं पे दूसरा जो अपोजिट पार्टी है, जैसे टर्की आपकी पार्टी है, तो टर्की जो है वो अजरबैजान के पास हेल्प करने जा रही है. टर्की में खुद कल अर्थक्वेक आ गया था. अगर आप सबको पता है, मैंने परसों आपको मैप पढ़ाया था, उसी की लोकेशन थी, उसी में से एक लोकेशन में अर्थक्वेक भी आया था. ठीक है ना. इंडियाज पोटेंशियल पार्टिसिपेशन इन कोवैक्स एडवांस मार्केट कमिटमेंट इट इज अंडर वे. अब बेसिकली वही वाली है वैक्सीन नेशनलिज्म की बात है कि वैक्सीन तो बन जाएगी, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि वैक्सीन सबके पास अवेलेबल रहे, हर कंट्री के पास उसके डोजेस की कमी ना हो, ये सारी चीजें ना हो, और कोई भी कंट्री एक दूसरे से वो चीजें छुपा के ना रखे, बल्कि उनको यूज करने की परमिशन दे. बिल्कुल ये होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अ टाइम ऑफ अ पैंडेमिक. और जब पैंडेमिक आता है तो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है आपको, अपने पर्सनल प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है. अगली जो न्यूज है, हाउ वाटर बियर्स सर्वाइव द लीथल यूवी रेडिएशन. वाटर बियर्स, अब ये कौन है वाटर बियर्स? तो यहाँ पे एक ऐसी स्पीशीज के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि बॉइलिंग वाटर में या सॉलिड आइस में सर्वाइव कर सकती है, बहुत ज्यादा सर्वाइव कर सकती है, चाहे वो बॉइलिंग वाटर हो चाहे वो सॉलिड आइस हो. इट कैन गो 10 years विदाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर. इसको बोलते हैं टार्डीग्रेड. टार्डीग्रेड या वाटर बियर, याद रखिएगा. टार्डीग्रेड या वाटर बियर इसको बोलते हैं. एंड जितने भी 5 मास एक्सटिंक्शन है, आप सबको पता होना चाहिए कि 6th मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, इट इज अंडर वे, है ना. तो जितने भी 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उनको इसने सर्वाइव कर लिया है. द नेम इज वाटर बेयर या टार्डीग्रेड इसको बोला जाता है. अब ये क्यों सर्वाइव कर लेता है? कि टार्डीग्रेड इज कॉल्ड पैरा मैक्रोबायोटस. याद रखिएगा, पैरा मैक्रोबायोटस स्ट्रेन इसके अंदर होता है, विच हैज अ प्रोटेक्टिव फ्लोरेसेंट शील्ड विच हेल्प्स इट सर्वाइविंग इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एज वेल. तो अभी डिस्कवरी ये हुई है कि टार्डीग्रेड जो होता है उसमें एक नया स्ट्रेन पाया जाता है जिसको बोलते हैं पैरा मैक्रोबायोटस BLR स्ट्रेन. पैरा मैक्रोबायोटस BLR स्ट्रेन पाया जाता है और टार्डीग्रेड के अंदर ये होता है, इस कारण से यूवी रेडिएशन से भी सर्वाइव कर जाता है. ठीक है ना. और वाटर में भी सर्वाइव कर लेता है, चाहे आइसी वाटर हो चाहे वो बॉइलिंग वाटर हो, दोनों को सर्वाइव कर लेता है और यूवी रेडिएशन को भी सर्वाइव कर लेता है. शायद यही रीजन है कि इसने 5 जो बड़े मास एक्सटिंक्शन है उनमें उसकी स्पीशीज अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. आई होप यू विल रिमेंबर दिस, को याद रखेगा. ठीक है ना. स्पाइरल गैलेक्सी बार्स may prevent new stars. यहाँ पे stars are the fundamental building blocks of the galaxies एंड गैलेक्सीज के टाइप्स लिखे जैसे स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी, स्टार फॉर्मिंग स्पाइरल गैलेक्सीज एंड नॉन स्टार फॉर्मिंग लेंटिकुलर एंड एलिप्टिकल गैलेक्सीज. याद रखिएगा 2 तरह की गैलेक्सीज हैं, स्टार फॉर्मिंग स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं एंड नॉन स्टार फॉर्मिंग लेंटिकुलर एलिप्टिकल गैलेक्सीज भी होती हैं. देखो ये बहुत ज्यादा डिटेल में हमको जानने की जरूरत नहीं है. आई डोंट थिंक इससे कुछ पूछने की संभावना है. ये देख लीजिए व्हाट इज D614G म्यूटेशन इन कोरोना वायरस. कोरोना वायरस में D614
1446 म्यूटेशन क्या है, व्हाट इज दिस? तो यहां पे देखो, व्हाइल नोवेल कोरोना वायरस इज अंडरगोइंग मेनी म्यूटेशंस, वन पर्टिकुलर म्यूटेशन इज कॉल्ड D6146। तो यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि D6146 वाज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज दिस? इट्स अ सैटेलाइट, इट्स अ स्टील्थ फ्रिगेट, इट्स ये वो, और फाइनल एक ऑप्शन रहेगा, इट इज अ म्यूटेशन इन कोरोना वायरस, या फिर वो नन ऑफ द अबव भी दे सकता है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, याद रखिएगा कि D6146 जो है D614G जो है आपका, वो एक म्यूटेशन है जो कि कोरोना वायरस में होता है, ठीक है ना, दैट इज द थिंग। So when the coronavirus enters an individual's body, याद रखिएगा, when the coronavirus enters an individual's body, it aims at creating copies of itself। वो अपनी कॉपीज बनाने की कोशिश करता है। When it makes an error in this copying process, we get a mutation। तो याद रखिएगा, जब भी कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करेगा, वो अपनी कॉपीज बनाने की कोशिश करेगा। जब उसकी कॉपीज बनाने में एक एरर आ जाएगी, अगर कोई एरर आ जाती है सपोज वो कॉपी बनाने में, so that actually creates this mutation। तो उससे म्यूटेशन होता है। So in this case what happens is that the virus replaced the aspartic acid D, जो aspartic acid D है, जो कि 614th पोजीशन में होता है अमीनो एसिड विद ग्लाइसिन G, hence this mutation is called D614G, इसको बोलते हैं। D को G से रिप्लेस कर देता है ना, तो D जो है 614th पोजीशन में अमीनो एसिड, उसमें एस्पार्टिक एसिड, उसको रिप्लेस करते हैं ग्लाइसिन G से, इसलिए इसको D614, क्योंकि D614th पोजीशन और G, तो D से एस्पार्टिक एसिड रिप्लेस्ड बाय G से ग्लाइसिन। बहुत इजी हो गया, याद रखिएगा, D614G, यानी कि जो D है 614वीं पोजीशन पे है, एंड वहां से वो रिप्लेस हो रहा है बाय G, तो इसको बोलते हैं D614G म्यूटेशन, और ये कोरोना वायरस का एक म्यूटेशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, हाईटेक ट्रांसफर्स। तो अब ये जो है हाईटेक ट्रांसफर्स वाला जो आर्टिकल है, ये लिखा गया है ऑन द रिसेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। आप सबको पता है कि हमने चौथा जो फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट है यूएसए के साथ, वो साइन कर लिया, जिसको हम बोलते हैं बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यानी कि बेका। 2+2 डायलॉग हुआ था, उसमें साइन किया। इसके पहले हमने जीएसओ मिया, यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन किया था 2002 में। 2002 में हमने जीएसओ मिया, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट साइन किया था। लेमोया, यानी कि लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में, 2016 में साइन किया था। एंड कॉम कासा, यानी कि कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 में साइन किया था। तो 2002 में जीएसओ मिया, 2016 में लेमोआ, 2018 में कॉम कासा, एंड 2020 में बेका हमने साइन किया है। नाउ व्हाट आर दीज फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स? क्या है ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स? बेसिकली डिफेंस के ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स यूएसए ने बनाए हैं, कि जो उनके मेजर डिफेंस पार्टनर्स हैं, जिन कंट्रीज को वो अपना मेजर डिफेंस पार्टनर समझते हैं, उनके साथ ये 4 एग्रीमेंट्स करते हैं। या फिर अगर वो नहीं भी समझते, अगर उन्होंने 4 ये एग्रीमेंट्स किए हैं, तो उसका मतलब है कि डिफेंसिवली दोनों बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब जैसे इससे होता क्या है, इससे जो डील्स होती हैं, जो डिफेंस रिलेटेड डील्स होती है, वो स्ट्रीमलाइन, स्मूथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है, B777-300ER एयरक्राफ्ट जो है, वो अभी इंडिया ने बोइंग से खरीदा था फॉर द VVIPs। ओके, द सेल ऑफ दिस एडवांस्ड कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी सिस्टम ऑन दिस एयरक्राफ्ट इज नॉट कमर्शियली अवेलेबल। इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सिस्टम है जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिंस इंडिया और यूएसए के पास ये डील है, जो ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, तो इस कारण से उन्होंने इस एयरक्राफ्ट में बहुत इजीली, बहुत सीमलेस वो कम्युनिकेशन और जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो इनमें प्रोवाइड किया। तो बेसिकली जो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं इन डील के, तो जो भी कमर्शियली नॉन अवेलेबल डील्स हैं वो भी हो जाती हैं, वो भी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। स्मूथ दोनों कंट्रीज एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, स्मूथली एग्रीमेंट कर सकते हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज जो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं है, वो इंडिया के लिए अवेलेबल हो जाएगा। प्लस इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, दोनों कंट्रीज की इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूव होती है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फोर्सेस इंक्रीजेस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव साइंड ऑल द 4 डिफेंस एग्रीमेंट्स विद यूएसए, गलत है, ऐसा नहीं है। यूएसए ने लगभग 100 कंट्रीज हैं जिनके साथ डिफेंस फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, लगभग 100 ऐसी कंट्रीज हैं। दैट इज द थिंग। अब एग्रीमेंट से करते क्या क्या है, जैसे पहला जीएसओ मिया की बात कर लें, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, या फिर जीएसओ मिया जिसको बोलते हैं।
The Information Security Annexure signed in 2019 allow military technology cooperation for sharing of classified information between the governments and companies in both the countries. तो गवर्नमेंट और कंपनीज जो कि इस तरीके के मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन से रिलेटेड है, तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट है GSOMIA फॉर शेयरिंग ऑफ द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इससे शेयर की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कंपनीज, गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। लेमोआ क्या करता है? लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है, जैसे रिफ्यूलिंग हो गया प्लेन्स का, शिप्स का रिफ्यूलिंग हो गया, सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, अगर कोई एक दूसरे के आसपास से निकल रहा है ना, तो इस तरह से इसको लेमोआ के अंतर्गत लाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? अभी रिसेंटली P8 एयरक्राफ्ट है आपका, P8 एयरक्राफ्ट यूएस नेवी का है, वो पोर्ट ब्लेयर इंडिया में रुका, रिफ्यूलिंग की गई उसकी अंडर दिस लेमोआ ओनली, ठीक है ना। अब देखो, क्या अगर इस एग्रीमेंट का एब्सेंस होता तो ये फ्यूलिंग नहीं हो पाती, लेकिन तब इतनी स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं रहती जितनी अभी है, तब इतनी इजी नहीं होती प्रोसेस, ठीक है ना। फिर कॉमकासा एग्रीमेंट की बात करें तो कॉमकासा अलाउज इंडियन फोर्सेस टू प्रोक्योर एडवांस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएसए। जैसा कि मैंने अभी B777 उसके बात की ना आपसे कि जो एयरक्राफ्ट हमने लिया था उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, यानी कि उसका कम्युनिकेशन सिक्योरिटी सिस्टम है, वो कमर्शियली नॉन अवेलेबल है, लेकिन इंडिया को मिल गया क्योंकि हमने उनके साथ कॉमकासा डील की हुई है, ठीक है ना। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। एंड जो बेका है, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए है, जैसे कि नेविगेशन की इंफॉर्मेशन हो गई या आपके मैप्स की इंफॉर्मेशन हो गई, ये सब शेयर करने के लिए ये जियो स्पेशियल सैटेलाइट इमेजेस हो गया, इसके लिए ये बेका होता है, ठीक है ना। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो डेजिग्नेट हुआ है एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर ऑफ यूएसए। तो यूएसए का मेजर डिफेंस पार्टनर होना ही अपने आप में बड़ी बात है, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया यूएसए के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक पीसफुल इंडो पैसिफिक रीजन बन सके। इन सब चीजों के लिए स्ट्रैटेजिक इसकी बहुत ज्यादा है। और चाइना को काउंटर करने, बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए हमको बड़ी थोड़ा पावरफुल पार्टीज चाहिए, एंड दैट इज द थिंग। तो क्या कुछ कंसर्न्स भी हैं? तो बिल्कुल कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स ये है कि क्या होता है कि कई जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलेंगे कि आप बहुत ज्यादा यू आर गोइंग टू क्लोज टू यूएसए के बहुत क्लोज जाना मतलब कि रशिया से थोड़ा दूर जाना, है ना। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द इश्यूज जो कि क्रिटिक्स जिस पे हमेशा क्वेश्चन करेंगे। बट ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। सो इंडिया शुड मूव अहेड कॉशियसली इन दिस। अगला जो आर्टिकल है वो है द अमेंडेड लैंड लॉज फॉर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अमेंडेड लैंड लॉज की बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली, ये तो पता है आपको, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद अभी एक नया चेंज किया गया है इन द जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1970, ठीक है ना। कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं इन द जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1970। अभी तक क्या होता था कि केवल परमानेंट रेसिडेंट्स जो है जम्मू कश्मीर के, वो परचेज या सेल कर सकते थे प्रॉपर्टी इन द जम्मू कश्मीर स्टेट। ओके, तो जम्मू कश्मीर स्टेट जो था पहले, उसमें केवल वहां के परमानेंट सिटीजन्स जो रहते थे वही बाय या सेल कर सकते थे लैंड्स को। एंड दिस वाज एज पर द जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1996 एज वेल। जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 एंड जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1970, ये दोनों एक्ट याद रखना, ठीक है ना। तो अभी एक 2020 में ऑर्डर आया जिसके अंतर्गत, पहले तो 2019 में ऑर्डर आया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को खत्म किया गया। उसके बाद अभी सेक्शन 96, ठीक है, सेक्शन 96 ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इट एम्पावर्स द MHA टू अडैप्ट एंड मॉडिफाई एनी लॉ by way of repeal or amendment before the expiration of 1 year from this appointed day। तो अब जो था ये पावर मिली थी 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक, एक साल के टाइम पीरियड के लिए। सेक्शन 96 ने बोला था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कि अगर होम मिनिस्ट्री चाहे तो कोई भी लॉ उसको चेंज कर सकती है, रिपील कर सकती है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये किया कि दे अमेंडेड सेक्शंस ऑफ जम्मू कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996 एंड जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1970 का जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट और जम्मू कश्मीर का लैंड रेवेन्यू एक्ट 1996, इन दोनों को अमेंड किया। और इसमें जो परमानेंट सिटीजन टर्म यूज हुआ था उसको रिप्लेस कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, है ना। रिमूव करने से क्या हुआ कि कोई भी अब वहां पे लैंड खरीद या बेच सकता है, कोई भी इन्वेस्टर जा सकता है वहां पे, लैंड उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ उसमें था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्जन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे या कोई ऑफिसर जो कि ऑथराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट, तो वो अगर चाहे तो उसको परमिशन दे सकता है। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड अगर ट्रांसफर होगा, सो दैट विल बी ओनली टू अ पब्लिक ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल वर्क,
for healthcare, for education, for industrial or commercial purpose. The government can allow the transfer of that land. तो एग्रीकल्चर लैंड का वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकता है। फिर एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडेड बाय फाइनेंस कमिश्नर हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया जाएगा हेडेड बाय फाइनेंशियल कमिश्नर। याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडेड बाय फाइनेंशियल कमिश्नर हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। एंड अ फ्रेश क्लॉज, एक फ्रेश क्लॉज है उसमें डिफाइनिंग एग्रीकल्चर लैंड। This is as a land which is used or is capable of being used for agriculture and allied services. तो याद रखिएगा, रेवेन्यू एक बोर्ड बनाया जाएगा, उसको हेड करेगा फाइनेंशियल कमिश्नर, और उसने बेसिकली डिफाइन किया एग्रीकल्चर लैंड को एक ऐसा लैंड जो कि यूज किया जाता है और इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल एंड एलाइड एक्टिविटीज। ठीक है ना, ऐसे लैंड को जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है या फिर एलिड एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है। फैलो लैंड भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा, ये क्लॉज भी इंसर्ट किया गया है। फिर उन्होंने परमानेंट जो सिटीजन वाला क्लॉज है वो तो हटा ही दिया, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, कि परमानेंट रेसिडेंट्स ही वहां पे ले सकते हैं। तो जो नाउ इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी एलिजिबल फॉर हाउसिंग साइट्स। तो जो लो इनकम ग्रुप हाउसिंग साइट्स हैं या कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने से आया हो देश के, उसको एलिजिबिलिटी है। एक और चीज है कि आर्मी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कॉर्प्स कमांडर, अगर कोई आर्मी ऑफिसर है हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ कॉर्प्स कमांडर, ही मे डिक्लेयर एन एरिया एज अ स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर डायरेक्ट ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो अगर कोई आर्मी ऑफिसर है जिसकी रैंक कॉर्प्स कमांडर से ऊपर है, तो वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को एज द स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर डायरेक्ट ऑपरेशनल एंड ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इट ऑल्सो क्रिएट जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक और चेंज किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा फॉर एस्टैब्लिशिंग कमर्शियल सेंटर्स। कमर्शियल सेंटर्स बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी। मतलब कि एक तरीके से जम्मू कश्मीर को भी अब डेवलपमेंट नेट के अंदर लेने की बात है। एंड द कॉर्पोरेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 12 डायरेक्टर्स, 12 डायरेक्टर्स होंगे इसके अंतर्गत। ये भी चेंजेस किए गए हैं। अगर कॉर्पोरेशंस लैंड नहीं ले पाती हैं तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013, इसके तहत लैंड प्रोवाइड कर सकती है। ये पब्लिक पर्पस के लैंड्स को भी एक्वायर करने की पावर रखता है गवर्नमेंट, लेकिन उसको फेयर कंपनसेशन देना पड़ता है। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत उनको देना पड़ता है। सो दैट इज अनदर थिंग। एंड ये सारे चेंजेस किए गए हैं इन जम्मू एंड कश्मीर लॉ। और अभी लद्दाख को इसके अंदर नहीं रखा गया इस परव्यू के अंदर, लेकिन जल्दी ही उसके लिए भी लॉ आएगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।